स्टैंडर्ड ईसॉप जो दे रहे हैं वो ये स्टैंडर्ड नहीं बताएगा। क्वेश्चन कह देगा ईसॉप की अकाउंटिंग हम नहीं बताएंगे। जो आप पेंशन देंगे उसकी अकाउंटिंग ये स्टैंडर्ड बताएगा। पेंशन, ग्रेचुटी, लीव, सैलरी, मेडिकल बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयज, दिवाली पे गिफ्ट देना, बोनस देना, सारी बातें एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो यहां पर बता। ठीक है बच्चे, तो हेडिंग डाल ली बच्चों ने एम्प्लॉय बेनिफिट। आइए अब एक बार पहले सुनिएगा, मैं बोल दूंगा उसके बाद समझिए। देखो भैया, एक होता है एम्प्लॉयर और दूसरा कौन है जी? एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय कैसा भी हो सकता है। ये जो स्टैंडर्ड है ये नहीं कहता कि फुल टाइम होना चाहिए। ये कैन बी अ पार्ट टाइम, कैन बी फुल टाइम, कैन बी टेम्पररी, कैन बी होल टाइम डायरेक्टर और कैन बी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो बेसिकली अगर ये एम्प्लॉयर इस एम्प्लॉय को या इसके फैमिली मेंबर्स को भी, एक बात बताओ, आप नौकरी करते हो, आपके रिलेटिव को मेडिकल की जरूरत है और आपकी कंपनी कैसा होता है, क्या सिर्फ एम्प्लॉय का मेडिकल हैंडल करती है या फैमिली मेंबर का भी करती है? तो वो भी तो खर्चा क्या AS 15 कवर कर लेगा? कर लेगा। यानी कि एक एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय चाहे वोट एवर हो, चाहे उसके ऊपर हो या उसके रिलेटिव्स का हो, चाहे वो कैश में हो चाहे काइंड में हो, इसको क्या बोला जाता है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। और ये हैंडल कौन करेगा? इसकी अकाउंटिंग कौन बताएगा? इसका डिस्क्लोजर कौन बताएगा? AS 15। पहली बात यहां तक क्लियर है? नो, व्हाट डू यू थिंक, आप अपने एम्प्लॉय को क्या देते हैं? आप अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाओगे तो आपको क्या लग रहा है सबसे कॉमन, सबसे पहली चीज तो उससे क्या बात होगी? सैलरी। वेजेस भी लिख सकता हूं, बोनस, ग्रेचुटी। ग्रेचुटी क्या होता है? आप बच्चों को तो बहुत अच्छे से पता है, आप बच्चों ने भी नहीं पढ़ा। अगर आप 5 साल कंटिन्यूस नौकरी कर लेते हो तो ग्रेचुटी मिलती है। आप समझ रहे हो? जैसे अभी मैं एग्जांपल दूं, जैसे सपोज करो जैसे जागृति मैम को लगभग 10 साल हो गए ईवाई में, सो शी इज प्लानिंग टू लीव। तो आपको क्या लग रहा है, अगर वो अपना रेजिग्नेशन लेटर डालेंगी तो क्या उनको ग्रेचुटी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। समझ रहे हो? तो ग्रेचुटी मिलेगी बेटी। पेंशन, पेंशन मिलती है क्या प्राइवेट एम्प्लॉय को? प्राइवेट, गवर्नमेंट को? अब एक दिमाग लगाना, आप समझोगे कि ये स्टैंडर्ड क्यों है। आप सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आज हायरिंग हुई है आपकी, आज पहला दिन है, पेंशन मिलेगी आप लोग को? आज के टाइम में पेंशन बंद हो चुकी है, पर जो पुराने लोग हैं उनको पेंशन मिलती है। तो अब सवाल ये है, मैं खर्चा कब रिकॉर्ड करूं उस पेंशन का? जब वो नौकरी कर रहा है तब, या जब वो रिटायर होगा तब? आंसर इज जब वो नौकरी कर रहा है, बिकॉज यू आर अर्निंग दैट टाइम, यू गेटिंग एलिजिबल फॉर पेंशन दैट टाइम। तो बेसिकली मुझे एक एस्टिमेशन बेसिस पर रिकॉर्ड करना। मैं आपको सैलरी दे रहा हूँ 50,000 महीना, साल की सैलरी कितनी होगी? 6 लाख हो गई। 6 लाख तो रिकॉर्ड होगा होगा। पर मुझे ये लग रहा है कि आप अगर मेरे यहीं लगे रहे तो 60 साल बाद पेंशन भी जाएगी। आई एम नॉट श्योर कि आप जॉब चेंज करेंगे नहीं करेंगे, बट इसके लिए मुझे एक्चुअरीज का हेल्प लेना पड़ेगा, मार्केट एक्सपर्ट्स की। भाई इस कैटेगरी के एम्प्लॉय कितने रुकेंगे, कितने, किसी को नहीं पता। लेकिन क्या मैं एक एस्टिमेशन बेसिस पे मानूंगा भाई अगर मेरे पास 100 एम्प्लॉय हैं तो 40 तो बचेंगे, और वो 40 की एस्टिमेटेड ये पेंशन तो होगी। वो पेंशन मैं ईयर 1 पे ही रिकॉर्ड करूंगा थोड़ी बहुत, फिर ईयर 2 पे रिकॉर्ड करूँ, ईयर 3 पे रिकॉर्ड। आप समझ रहे हो? मतलब सर आज के टाइम पे जो पेंशन दी जा रही है, मतलब उसका खर्चा पहले से रिकॉर्ड हो चुका है ऑन एस्टिमेशन बेसिस। यस, क्योंकि जैसे मेरे फादर को पेंशन मिलती, तो मेरे फादर को अगर पेंशन अभी मिल रही है तो क्या उनकी कंपनी अभी खर्चा रिकॉर्ड कर रही है? नहीं, पहले से रिकॉर्ड। यानी कि पहले के सालों में ही एस्टिमेटेड एक्सपेंस टू प्रोविजन फॉर पेंशन बन चुका, और अब जब पेमेंट हो रही है तो प्रोविजन फॉर एक्सपेंस टू बैंक कर गए। समझ रहे हो? एक छोटी सी बात बोलता हूं, मैंने इतनी गहरी बात कर दी है। आज एक गवर्नमेंट कंपनी एग्जैक्ट अमाउंट बता सकती है कितने का पेंशन का खर्चा होगा फ्यूचर में? नहीं बता सकते। हाउ कैन आई टेल यू? अगर आप सारे आज भी अगर पेंशन है, मुझे क्या पता आप मेरे यहीं रहोगे या आप रेजिग्नेशन ले लोगे या आप VRS जल्दी रिटायरमेंट, मुझे क्या पता क्या होगा जब आप 60 साल के। लेकिन क्या मैं मार्केट एक्सपर्ट से पूछ सकता हूँ, लाइक दिस इज द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज, दिस इज द एज ग्रुप, दिस इज द क्वालिफिकेशन, क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हैं कि इनमें से कितने लोग मेरे पास रहेंगे? और वो भी कोई एग्जैक्ट थोड़ा ना बता दे।
वो कहेगा भाई साहब आपके पास ये 15 बच्चे बैठे हुए, 15 एम्प्लॉय, इनमें से 5 रुकेगा। तो मैं आज ही जो खर्चा बनाऊंगा, क्या मैं सबका बनाऊंगा? नहीं, मैं कितने का बनाऊंगा? 5। मैंने कहा भाई इनकी इनकी प्रमोशन मुझे तो नहीं पता, ये 60 साल तक कहाँ पहुंचेंगे। कह रहे सर कंसिडरिंग द क्वालिफिकेशन, कंसिडरिंग द एज ग्रुप, कंसिडरिंग द पास्ट एक्सपीरियंसेस वी हैव, इनकी जो पेंशन बनेगी वो 1 लाख रुपए महीने बनेगी। तो अगर 1 लाख रुपए महीने है तो साल की कितनी होगी? 12 लाख। तो 12 लाख इंटू 5 कितना हुआ ये? 60 लाख। मतलब सर आपका 60 लाख का खर्चा 2050 में होगा। यही तो मतलब है। मैं आज जब उससे बात कर रहा हूं ये खर्चा अभी होना है मेरा? नहीं, ये है खर्चा 2050 का। मैंने कहा तो 2051 का कितना खर्चा होगा? कह रहे सर थोड़ा बहुत अप्रेजल कमीशन वमीशन जो होती है, पे कमीशन, 61 हो जाएगा। फिर मैंने बोला अगला कब होगा? तो उसने ऐसे अमाउंट बता मुझे, आगे के सालों की नहीं, 5 एम्प्लॉय। तो आप मुझे बताइए, अगर मुझे आज रिकॉर्ड करना है, क्यों एक्सपेंस? समझ रहे हो? अब आपने कितना अर्न करा है इसमें से, ये एक और लॉजिक लगेगा। पर अगर मैं बोलूं इस साल का आज रिकॉर्ड कर रहे हो, मान लो जबरदस्ती की बात है, तो मैं 60 पे करूं या प्रेजेंट वैल्यू पे भी आना पड़ेगा? एग्जैक्टली आप सोचो कितना, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। मैंने 2050 में जो बैठे हुए एम्प्लॉई हैं उनको क्या देना है, जो आपने आज ही कमा लिया है उसका खर्चा कैसे रिकॉर्ड होगा? कोई आसान बात थोड़ा ना है ये निकालना। ठीक है, जिस वजह से AS15 की जरूरत पड़, बिकॉज जो चीज तो मैं आपको हाथ के हाथ पैसा दे रहा हूँ, सैलरी, उस पर क्या डिस्प्यूट, खत्म हो तो। आपने महीना काम करा, मैंने सैलरी दी, बात खत्म। लेकिन आपकी एलिजिबिलिटीज बन रही, यू आर एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी आफ्टर 5 ईयर्स, तो उसका खर्चा तो आज बनाऊंगा। समझ रहे हो? यू आर गेटिंग एलिजिबल फॉर पेंशन, तो कुछ खर्चा तो आज इस साल का भी है ना। और ये, अब ये 60 लाख इसी साल का है या ये बाइफरकेटेड होना चाहिए था आगे? भाई ये तो कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। तो आप मुझे बताइए, आप मेरे को बताइएगा, इसीलिए यहाँ पे जो नाम लिखे हुए थे बच्चे, ग्रेचुटी समझ आया आपको, पेंशन, लीव सैलरी क्या होता था? अगर आपको कुछ लीव्स मिल रही हैं एंड इफ यू टेक दैट्स ओके, बट इफ यू डोंट टेक, पैसा मिलता है आपको। फिर वही एग्जांपल लूं, अभी जैसे 10 साल हो गए मैडम को, तो उनको 15-15 लीव्स मिलती, तो उन्होंने वो नहीं ली। क्यों नहीं ली? एक लीव होती है कैजुअल लीव। कैजुअल लीव होती है जैसे वो आप ले लो, बीमार बीमार पड़ रहे हो तो 12 मिलती हैं, तो उसी में हो जाता है। और इसके अलावा और मिलती है, दैट इज कॉल्ड अर्नड लीव्स। तो एक एम्प्लॉय, जब आप भी जाएंगे कल को, ठीक है, तो आप ये समझेंगे कि मतलब कैजुअल लीव से काम चल जाता है, अनलेस कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो तो कोई नहीं लेता। समझ रहे हो? तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं, क्या इनके अगेंस्ट भी कल को आप रिजाइन करोगे पैसा मिलेगा? बिल्कुल मिलता। अब ये पैसा मैं आपको, आपने आज 1 साल काम कर लिया, ठीक है, 15 दिन की एलिजिबिलिटी हो गई। अब मुझे क्या पता भाई तो कब नौकरी, हो सकता है तो कल छोड़ रहा हूं नौकरी, पर मैं उसका खर्चा कब रिकॉर्ड करूं? व्हेन आई पे यू, या व्हेन यू हैव अर्नड दैट। सिमिलर वे, जब आप नौकरी करने जा रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ सैलरी नहीं कमा रहे, आप कुछ ग्रेचुटी का पोर्शन भी कमा रहे हो, आप कुछ पेंशन का पोर्शन भी कमा रहे हो, आप थोड़ा सा लीव सैलरी को, वो दिख नहीं रहा इमीडिएटली, लेकिन आपने कमा लिया। तो हम खर्चा कब रिकॉर्ड करते हैं? नॉट व्हेन आई पे यू, बट व्हेन दैट अर्निंग यू हैव डन द। क्लियर है बच्चे? इसी तरीके से प्रोविडेंट फंड का पैसा अकाउंटिंग कैसे है। VRS, VRS क्या होता था? वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। देन RC क्या होता था? रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन। ठीक है, तो मुद्दे की बात अभी है। और एक चीज मैंने और लिख दी, अरे सर क्या कंपनीज में पार्टीज होती है क्या? क्या लग रहा है बच्चे, क्या पार्टी होती है? तो पार्टीज में क्या ड्रिंक्स और होते हैं? तो कहाँ जाते हैं? इम्परफेक्ट हो जाते हो ड्रिंक्स के लिए? हाँ, कंपनी का खर्चा होता है। बट आपको क्या लग रहा है, मतलब क्या कंपनीज की जो पार्टीज होती है वो हल्दीराम बीकानेर पे होती है या क्लब्स में ही होता है? आप नाम जानते हैं कहीं पे जहाँ ऐसे ड्रिंक होती है क्लब में? इम्परफेक्ट हो, आपको कैसे पता? आपने इंस्टा स्टोरी देखी है क्या?
नहीं नहीं ठीक है, उधर मतलब ऐसे भी होता है, चिली पोटेटोज, फ्रेंच फ्राइज, ये सब भी होता है। ठीक है, क्योंकि कुछ तो खाने के लिए भी ऑर्डर करोगे तो सही है ना। ठीक है। एनीवेज, तो पार्टी एक्सपेंस, मुद्दे की बात ये है, जब आप नौकरी ज्वाइन करते हो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या बोला जाता है, फॉर्मल एग्रीमेंट है। आपको सैलरी दी जाएगी, लीव सैलरी दी जाएगी, फॉर्मल लिख के दूंगा आपको पूरा। लीगल क्या है? लीगल होता है ग्रेचुटी। भाई अगर उसने 5 साल काम कर लिया ना, तो तुम ये बोल नहीं सकते कि मैं ग्रेचुटी नहीं दूंगा। सपोज करो जैसे मिंकी मैम को लगभग 5 साल हो गए, और अगर अब मिंकी मैम जॉब छोड़ती है, क्या हमें, अगर मैं ना भी बोलूं मैम को, लीगल का ना बताओ, जो कि अब तुम बता दोगे नीचे जाके, ठीक है, क्या उनको ग्रेचुटी देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। अब आप जाके बताओगे? हम बिल्कुल बताएंगे सर, मुझे पता था पर मैंने मेन पॉइंट नहीं बताए थे। और मैं बताऊंगा भी नहीं, अभी भी नहीं देनी पड़े। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे ऊपर ग्रेचुटी एक्ट नहीं लगती। ग्रेचुटी एक्ट लगती है जब आपके पास 20 एम्प्लॉई है उससे ज्यादा। समझ रहे? तो ऐसा नहीं है, उनका ग्रेचुटी का एलिजिबिलिटी नहीं। बट क्या वैसे देनी चाहिए एम्प्लॉय? बिल्कुल, बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। समझ रहे? तो लीगल बाउंडेशंस क्या होगी बच्चे? ग्रेचुटी एक्ट, ठीक है, पीएफ एक्ट के थ्रू मेरे को जमा करना ही करना है, तो उसके थ्रू भी तो मेरा खर्चा हो रहा है ना एम्प्लॉय बेनिफिट पे। एंड लास्ट इज ट्रेडिशनल रीजन। ओ माय गॉड, ये क्या ट्रेडिशनल रीजन? भाई दिवाली पे एक एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन होती है, बोनस नहीं, गिफ्ट तो भेजे कम से। मिठाई हो, या गिफ्ट कार्ड हो, चॉकलेट्स हो। और बर्थडे पे क्या ऐसा अच्छा लगेगा, आप एक जगह पे जॉब कर रहे हैं, आपके घर पे सुबह सुबह बेटी बेल बजी, और बुके और केक आया, बुके भी आया, है ना? अच्छा लगेगा आयुष जी आपको? आप डाउट में आ जाएंगे किसने भेजा है ना। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, तो ये भी तो खर्चा ही है, डेफिनेटली होगा। समझ रहे हो? तो ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, ऑन योर बर्थडे वी विल सेंड यू अ केक एंड बुके, ऐसा कुछ नहीं, ये तो ट्रेडिशनल है, दिवाली का खर्चा। तो वेदर यू पे थ्रू फॉर्मल, थ्रू लीगल, और थ्रू ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, इन खर्चों को एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ही बोला जाता है। मुझे बताइए, समझ आया आपको? अब एक लाइन जो मैंने लिखी है आपको दिख रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। जो इंसान नौकरी करता है ना, उसको अंग्रेजी में बोलता है दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। तुम्हारा नौकरी कर रहा है, हम तेरे को बताएं क्या कर। फॉर इज प्रोफेशनल। लेकिन मैं आऊंगा, जैसे सपोज करो यहाँ पे जो फैकल्टीज आते हैं, आर दे एम्प्लॉयज ऑफ द इंस्टीट्यूट? नो। बोलेंगे सर मैं इस टाइम पे अवेलेबल, इस टाइम पे कोई बैच है तो बता दो, नहीं है तो मैं और जगह पे जाता हूँ सर। तो इज इट फॉर देम, इज इट कॉन्ट्रैक्ट? मतलब अगर मैं बोलूं आशीष सर है, रोज सर है, विशाल सर है, सो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस फॉर देम और फॉर सर्विस। तो उनको जो भी पैसा एड्यू जंक्शन देगा, उस पे थोड़ा ना ये 15 लग जाएगा। दैट्स अ प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडेड बाय। तो आप मुझे बताइए, तो मैंने यही लिखा है, AS15 जो है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस पे नहीं लगता है। वाई? क्योंकि ये प्रोफेशनल सर्विस है। और आप समझदार बच्चे हो बेटे, जिंदगी में TDS कटेगा तो कौन से सेक्शन में कट जाएगा? 194 से। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, मतलब ये एम्प्लॉई है, और इनका TDS जिंदगी में कटेगा तो 192 में। तो याद आ रही है बात? जो बच्चों को नहीं पता उनको लोग ऐसा कोई रेलेवेंट भी नहीं है, जबरदस्ती का कनेक्ट। मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है? एक आखिरी लाइन फिर आप नोट करिएगा इसको। आखिरी लाइन का मतलब स्टार्ट हो रहा है स्टैंडर्ड बस। AS15 डज नॉट अप्लाई ऑन ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन पे ये नहीं लगता। ठीक है जी। अब आप क्या करिए, इसको एज इट इज लिख लीजिए। यार उसके ऊपर, नहीं पैसे भी लेता हूँ तो मैं कम ही लेता हूँ, पर उसकी अकाउंटिंग अलग चलती है। पहले चैप्टर भी होता था आप लोग का, वो हट गया। पर उसकी अकाउंटिंग एक अलग, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोला जाता है, वो हट गया। ये जो लिखा है ना बच्चे, ये पूरा का पूरा ही सही से लिख लेना। यही आपको थ्योरी में दिखेगा। आज की क्लास तो आपकी चिल है, नेक्स्ट क्लास के अंदर थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे। आज का तो अभी फटाफट हो।
सर है तो एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और फॉर सर्विस वाला बता दो। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का ना बोला जाता है कि इट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। और अगर आप जैसे एक प्रोफेशन, जैसे एक डायरेक्टर है, ठीक है, और वो 10 जगह पे जा रहे हैं, ठीक है, तो वो ये नहीं बोल सकता भाई मैं आपके यहाँ नौकरी नहीं करता हूँ, दैट्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। ठीक है दोस्त। ओके सर। सर तो AS15 में कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस नहीं आता। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस नहीं आता। ओके। एक बार पहले इसको जूम कर दूं, ये वाला लिख रहे हो। तो ये प्रोफेशनल सर्विस अलग चीज है फॉर सर्विस वाले से। हाँ, प्रोफेशनल में हो गया कि आप मतलब यू आर नॉट एम्प्लॉय देयर। जैसे ऐसा होता है ना, डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो उनका 5 हॉस्पिटल से टाइप्स होता है, जस्ट गो देयर, आई डू सर्जरी और मैं अपनी फीस चार्ज करता हूँ। समझ रहे। वो वो AS15 में आता है। वो ए स्टूडियो में नहीं आएगा। अच्छा नहीं है। ओके। ट्रेडिशनल रीजंस, बाउंडेशंस, लीगल बाउंडेशंस। हम्म। एफएम का टेस्ट आया है ना। मैंने आप सीएमए वालों को यार तुम्हारा साथ में ही रख देता हूँ यार, फुल कोर्स। क्या डेट है? 5/5 को ही है ना, सबका साथ ही हो गया है ना। ठीक। लिख लिया बच्चों? ओके। हम्म। नहीं ऐसा आएगा नहीं, नीचे आएगा तो बता दूंगा, ऐसा रेलिवेंट नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, ये वाला जो फर्स्ट पैरा है ना, एक बार पढ़ना है इसका। वैसे मैंने कीवर्ड को अंडरलाइन करा हुआ है, पर एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा। हाँ, पूरा ही पढ़ ले एक बार। कीवर्ड्स अंडरलाइंड है, पर पढ़ना पूरा होता है बेटे। बेसिकली ये क्या बताता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड डिस्क्लोजर्स। किस तरीके से डिस्क्लोज करना है ये भी तो बताएगा ना। अकाउंटिंग मतलब डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है, ये भी बताएगा, लाइक हाउ इट इज टू बी डन। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट एम्प्लॉय शेयर बेस, दिस इज ईसॉप। ठीक है, ईसॉप का दूसरा नाम ही होता है ये एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट। इट डज नॉट डील विद अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान, ये भी वही होता है। तो आप लिखना चाहे तो वो नाम लिख लीजिएगा, ईसॉप जहां पे आपने लिखा है उसी के साथ ओब्लिक करके एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान। ठीक है, एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट, ये नाम अलग अलग है। तो पेपर में एमसीक्यू में आ जाए तो ये नाम ही नहीं पता होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। एम्प्लॉय बेनिफिट्स प्लान या एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट्स। क्लियर है बच्चे? ये वाला टेबल क्या है, ये वही है बच्चे। एम्प्लॉयर जो भी बेनिफिट दे रहा है एज पर फॉर्मल एग्रीमेंट, लेजिस्लेटिव एज पर लॉ, एंड देन इनफॉर्मल प्रैक्टिस दैट इज ट्रेडिशनल और जो चीज चली हुई।
स्टैंडर्ड एड्रेस ओनली अकाउंटिंग मेक्स फोर थिंग्स वेरी क्लियर। पहली बात, ये किसके ऊपर लग रहा है, पढ़ लो। हाँ, फुल टाइम, पार्ट टाइम, कैजुअल, जो मर्जी हो। अगला, पैसे दे रहे हैं या काइंड भी हो सकता है, काइंड भी हो सकता है। एम्प्लॉय बेनिफिट इंक्लूड्स बेनिफिट प्रोवाइड टू एम्प्लॉय एंड देयर डिपेंडेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन एंड अदर्स। अब ये कंपनी टू कंपनी पॉलिसी होती है। मैं, हो सकता है मैं बोलूं भाई मैं तेरा सिर्फ मेडिकल करूंगा और किसी का नहीं करूंगा। दूसरा हो सकता है कंपनी क्या करती है, वो कहती है 4 कॉलम है, नाम लिख दो जिसको इंश्योर कराना चाहते, समझ रहे हो। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक एम्प्लॉय है, वो जनरली क्या करता है, अपने पेरेंट्स या अपने स्पाउस या अपने बच्चों का नाम लिख, कंपनी कॉलम दे देती है 4। और ये सबकी अलग अलग पॉलिसी है, कंपनी ओरिएंटेड। ठीक है, तो कंपनी जो भी पे कर रही होगी वो एम्प्लॉय बेनिफिट में आ जाएगा। क्लियर है जी। डायरेक्ट एम्प्लॉय को दी जा रही है या टू देयर डिपेंडेंट और टू एनी अदर पार्टी। भाई एक एम्प्लॉय है, उसकी डेथ हो गई, तो उस एम्प्लॉय को क्या ग्रेचुटी नहीं दोगे क्या, लीगल एयर को तो दोगे ना, तो क्या वो भी एम्प्लॉय बेनिफिट में आएगा, बिल्कुल आएगा, चाहे एम्प्लॉय को दे रहे हो किसी थर्ड पार्टी को दे रहे हो उसके भी आपको। ओके। अच्छा, अब जो लाइन है ना वो उससे आपको समझ आएगा। ये वाला जो आपको समझाया था इतना टाइम जो अंडरलाइन, ये वाला, यहाँ लाइक वाइज, एग्जैक्टली, व्हेन यू आर डूइंग जॉब पेंशन इज बीइंग इनकर्ड बाय द कंपनी दैट टाइम। बताइए, क्लियर है बच्चे। ओके। इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या पूछ रही है, व्हाट काइंड ऑफ एम्प्लॉइज आर कवर्ड। तो सारे के सारे कवर्ड है। ठीक है, पार्ट टाइम, फुल टाइम, कैजुअल, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए इनके साथ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, और सर्विस का वो एम्प्लॉय माना ही नहीं जाता। क्लियर है, वही बात है, रीड कर लोगे इसको। अगला बताइए, इसका आंसर बताइए। एग्जैक्टली। सो वेदर द एंटरप्राइज इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड, प्रोवाइड का मतलब होता है क्या, इसका खर्चा रिकॉर्ड करें, अराइजिंग फ्रॉम इनफॉर्मल प्रैक्टिस, डेफिनेटली। यानी कि गिफ्ट दे रहे हो, दिवाली गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट, बोनस, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर को 1 लाख रुपए और दिया जा रहा है, तो सारे के सारे हैं भाई ये। ठीक है, तो बिल्कुल है, एक बार पढ़ लो बच्चे एक बार। क्लियर है, मैंने लैंग्वेज को थोड़ा देखना पड़ेगा, कैसे आप लिख रहे हो, 2-3 लाइन की पेपर में आ रही है तो ठीक है, मतलब बस ओवरऑल इंटेंशन ऑफ वही, केयरफुल जजमेंट। अच्छा, अब आप समझिएगा। अब हम लिखेंगे, सर जी आप एक बात बताओ, ये जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे कर रहा है, क्या मैं कह सकता हूँ इसी को क्या बोला जाता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, वेदर इट बी सैलरी, वेदर इट बी पेंशन, ग्रेचुटी, वॉट एवर। तो ये जो बड़ा वर्ड है जिसको अब हमने एनालाइज करना है, वो तो ये है ना, दैट दिस इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब ये 4 कैटेगरी में कटा हुआ है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं बच्चे, 4। फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, द अमाउंट वेदर इन कैश और काइंड विच आई हैव टू पे विद इन 1 ईयर। मेरे को 1 ईयर में आपको पे करना, ठीक है, किस डेट से, देखते हैं एक बार। लाइक एग्जाम्पल, wages, salaries, annual leaves, sick leave, profit sharing bonus, which is payable, मतलब have to pay you within how many months of the year end। भाई 31 मार्च को साल बंद हो रहा है, 31 मार्च से आगे के 31 मार्च में मैंने जो भी आपको पे करना है वो मेरा शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स है, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। इसका मतलब क्या, पेंशन जो है क्या वो शॉर्ट टर्म है, नहीं, समझ रहे हो। आप 1 साल काम करिए, मैं आपको 3 महीने खत्म होते ही वो जो छुट्टियां बचाई ना आपने उसका पैसा कैश दे दूंगा मैं आपको।
क्या ये शॉर्ट टर्म है? बिल्कुल है। आप 1 साल काम करिए, जो भी आपकी लीव्स एक्यूमुलेट हो गई 3 साल बाद दे दूंगा, लॉन्ग टर्म हो जाएगा। जो भी पैसा विद इन 1 ईयर पे कर रहा हूं वो शॉर्ट टर्म, और जो भी पैसा अभी ये क्या लिखा है देख लेंगे टाइम पीरियड के हिसाब से, नॉट होनली पेबल विद इन 12 मंथ्स, तो उसको क्या बोला जाता है? लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। इसके ऊपर काफी डिटेल डिस्कशन है, इसके ऊपर भी मुझे एस्टिमेट लगाना, माइट बी ही वुड रिजाइन, माइट बी मैंने क्या पॉसिबिलिटी कि तू छुट्टियां ले लेगा, तो मुझे एक एस्टिमेट लगाना पड़ेगा। आएगा इसके ऊपर क्वेश्चन, आज ही देखेंगे। तो शॉर्ट टर्म क्या हो गया? विद इन 12 ईयर्स, सॉरी 12 मंथ्स। और लॉन्ग टर्म क्या हो गया? आफ्टर 12 मंथ्स। अगर मैं आपको आज आप काम कर रहे हो, बोनस मिलेगा 4 साल बाद। आज जैसे मैं आपको बताता हूं, अभी ईवाई के अंदर अभी अभी बोनस मिला होता है, ठीक है? तो बेसिकली अगर अभी कौन सा मंथ है, अभी मोटा मोटी अक्टूबर आ गया, तो आपके हिसाब से कौन से साल का बोनस मिला होगा? हाँ, पिछला साल जो खत्म हुआ है, 24-25। चाहे आपने अब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कितना ही खराब काम कराओ, जैसे अभी यही हुआ, मैं ऐसे खराब ये चीज नहीं बोल रहा, जैसे अभी जागृति मैम को बोनस मिला, बट अभी उन्होंने 2 महीने की लीव ले ली ड्यू टू सम रीजन, टीम में पॉलिटिक्स थी, ये थी वो थी, ठीक है? तो क्या क्या मैं कह सकता हूँ आखिरी 2 महीने अगर वो अपनी टीम में ही बोलेगी कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या अच्छा दिमाग जाता है? नहीं जाता, नहीं जाता। बॉस थोड़ा ना सुनेगा ये, समझ रहे हो? तो आप मुझे बताइए, क्या उसकी वजह से ये जो अक्टूबर में बोनस है ये इम्पैक्ट होना चाहिए? नहीं, बिकॉज दैट्स ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ 24। एग्जैक्टली। नेक्स्ट ईयर में बोनस का इम्पैक्ट आ सकता है, रेटिंग्स का इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन अब और मीटिंग्स अभी हो रही होती हैं, बट बॉस के दिमाग में भी आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कौन से साल की चलेगी? 24 में। यू हैव नथिंग टू डू विद 23 में। और ईवाई वाले भी तेज होते हैं। अब अगर तुम सपोज करो अगस्त में जॉब छोड़ दो, क्या तुम्हें बोनस मिलेगा? सो दिस इज अ स्ट्रैटेजी टू रिटेन ऑल्सो। तुमने काम कब करा? 24-25। तेरे को बोनस कब दूंगा मैं? अक्टूबर। अक्टूबर के बाद बोनस मिलने के बाद लोग निकलते हैं, रिजाइन डाल। हाँ, एग्जैक्टली, वो नुकसान है, वो नहीं मिलेगा। मतलब आप ये कह रहे हो आगे के पीरियड का? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो तो अब जब अब, हाँ, वो सबके इंटरव्यूज मीटिंग्स होती है बॉस के साथ। अगर आपने नौकरी छोड़ दी तो अब तो आप लूप से ही निकल गया। समझ रहे हो? 24-25 में अगर आपने काम करा, अगर किसी ने रिजाइन कर दिया होगा जुलाई अगस्त, उसको थोड़ा ना, वो तो कहीं और काम है। समझ रहे हो? लेकिन तो अक्टूबर तक लोग रुकते हैं कि हम भाई पूरा साल काम करें, बोनस लेके जाएंगे, ठीक है? और बोनस लेने के बाद आप अपनी कंपनी चेंज करो, जनरल 90% ऑफ द एम्प्लॉयज। लेकिन उससे भी नुकसान ही है आपको थोड़ा बहुत। 6 महीने काम कर लिया, उसका बोनस तो उड़ गया आपका। इस साल भी तो काम करा आपने थोड़ा सा, नहीं मिला, पर उसका कुछ नहीं कर सकते। कंपनी भी तो अपने एंगल से सोचेगी। समझ रहे हो? अगला बताइएगा, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, फर्स्ट कौन सा हो गया बच्चे? शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म आप दूसरा मान सकते हैं, ठीक है? तीसरा क्या है? ग्रेचुटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, मेडिकल, रिटायरमेंट। समझ रहे हो? आज भी अगर मैं आपको बोलूं, जैसे मेरे फादर गवर्नमेंट रिटायर्ड है, अगर उनको कोई भी मेडिकल एक्सपेंस होता है, तो क्या गवर्नमेंट रेम्बर्स करती है? पूरा रेम्बर्स कर। तो क्या इस चीज का खर्चा पहले से बन सकता है? एस्टिमेशन बेसिस ड्यूरिंग जॉब ही, कि एक एम्प्लॉय पे मेडिकल का खर्चा इतना होता है, तो भाई उसको उसकी जॉब के दौरान ही कर दो ना। समझ रहे हो? इन लास्ट टर्मिनेशन बेनिफिट, जिसके अंदर होता है भाई टर्मिनेट कर दिया एम्प्लॉय को, और उसके लिए उसे लमसम 50 लाख रुपए दे दिए। समझ रहे हो? तो वो क्या हो जाता है बच्चे, वो भी एम्प्लॉय बेनिफिट होता है, और वो आपको अलग से दिया हुआ है, दैट इज फोर्थ टर्मिनेशन। मुझे बताइए, क्लियर है? एक बार आगे सुनिएगा, फिर लिखवाऊंगा अभी। एम्प्लॉय बेनिफिट दोबारा वही बातें लिखी हुई हैं, कह सकता हूं या तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, या फिर टर्मिनल। अब शॉर्ट टर्म के अंदर क्या लिखा है, बस मैंने एक चीज, अदर देन
टर्मिनल बेनिफिट चाहे मुझे पता है मेरे को अगले महीने पेमेंट करनी है, पर मैं उसको शॉर्ट टर्म नहीं बोलता, वो अलग से ही रहता है टर्म। टर्मिनेशन बेनिफिट जो है, आई हैव टू पे विद इन 6 मंथ्स 10 करोड़ रुपीज, विल इट बी कंसिडर्ड, मतलब जब मैं डिस्क्लोजर्स करूंगा शॉर्ट टर्म में दिखाऊंगा नहीं, टर्मिनेशन का अलग बनेगा, जैसे रिट्रेंचमेंट और, ठीक है बच्चे। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट ग्रेचुइटी पेंशन मेडिकल केयर हो गया। लॉन्ग टर्म के अंदर क्या है, सबैटिकल लीव, ये क्या होता है बच्चे, अगर आप 2 साल 3 साल काम कर लेते हो ना, यू बिकम एलिजिबल फॉर 6 मंथ्स लीव, क्योंकि आप एक जेन्युइन एम्प्लॉय होते हो। तो कंपनी उस चीज की एलिजिबिलिटी जो है उसको मॉनिटरी लेवल पे भी काउंट करके करती है, आपको ऐसे कोई एनालिसिस नहीं करना, लेकिन ये एक वर्ड होता है जो आपको पता होना चाहिए, सबैटिकल। ये सारी बातें भी रिलेट हो रही है, जैसे भी जागृति ने 2 महीने की सबैटिकल लीव ली, शिक तो ये उन्होंने अपने फ्रेंड से पूछा मैं कितने टाइम की ले सकती हूँ, तो लेने को 6 महीना भी ले सकती, बट ऐसे थोड़ा ना होता कि आपने आज ज्वाइन कर लिया 6 महीने लीव, कंसिडरिंग कुछ पॉलिसीज होती, इतने साल काम करा तो सबैटिकल, लॉन्ग सर्विस अवार्ड्स, भाई अगर तुम्हें मिला तो तुम्हें लॉन्ग टर्म के अंदर तो यही है ना कि 3 साल बाद अवार्ड मिल रहा है, इस तरीके से आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी बेनिफिट। और आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या है, सैलरी, वेज, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, प्रोविडेंट फंड वाले, वेजेस हो गया, मेडिकल, हाउसिंग के, कार, ये जो परक्विजिट सारे होते थे, सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, ये शॉर्ट। मुझे बताइए क्लियर है बच्चे। अब आप क्या करिए, इसको नोट डाउन करिए, चार्ट वाला ही सही है वैसे, है ना, चार्ट वाला नाम भी आ जाएंगे उसमें सारे। एम्प्लॉय बेनिफिट इंक्लूड्स, पॉइंट नंबर ए शॉर्ट टर्म, उसके नीचे लिख दियो पॉइंट नंबर बी लॉन्ग टर्म, पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर डी। बस ये क्या है बच्चे, अदर देन टर्मिनल बेनिफिट्स। लिख लिया, ओके। बस ये वाली चीज लिख ली ना, अदर देन टर्मिनल
है ना, टर्मिनेशन बेनिफिट्स, कि शॉर्ट टर्म के अंदर टर्मिनेशन बेनिफिट्स नहीं आते। चलिए आइए जी, कोई बेनिफिट कुछ नहीं है। ये सब हमने पढ़ लिया है। शॉर्ट टर्म के बारे में पढ़ते हैं एक बार। क्या शॉर्ट टर्म में मुझे एक्चुअरीज की जरूरत पड़ती है? नहीं, है ना, कि सैलरी देनी है, बोनस देना है, विद इन अ ईयर देना है, तो मुझे काफी मतलब बहुत ज्यादा क्लैरिटी रहती है कि मैं इतना बोनस दे रहा हूँ, मुझे पता होता है। समझ रहे हो? नो एक्चुअरीज या एक्चुएरियल एजम्पशंस आर रिक्वायर्ड। इसको आप लिख सकते हैं बच्चे शॉर्ट टर्म के नीचे ही, आप छोटा सा लिख दो, नो एक्चुएरियल एजम्पशंस आर रिक्वायर्ड। हाँ, लॉन्ग टर्म के अंदर क्वेश्चन है, शॉर्ट टर्म में मेरे को सैलरी देनी है, वो डिफाइंड बात है। हाँ, नो एक्चुएरियल एजम्पशंस आर रिक्वायर्ड, शॉर्ट टर्म के नीचे ही लिख सकता है बस। नो एक्चुएरियल एजम्पशंस आर रिक्वायर्ड। और आप ऐसे ही शॉर्ट टर्म के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, जैसे सैलरी, वेजेस, कॉम्पनसेटेड एब्सेंट, पेड एनुअल लीव्स, मैटरनिटी लीव, सिक लीव्स। अपने को कोई ऐसे और गहरा नहीं जाना है, बस नॉन मॉनिटरी मेडिकल, हाउसिंग, कार, बोनसेस हो गए, यही बातें थी ना हमारी सारी। अब बस मेरे को आपको एक पॉइंट बताना है और फिर बस बात खत्म। वही वो जो एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर था, वो सॉरी लीव सैलरी था ना, उसके बारे में ये एक एग्जांपल आएगा, और बस आज का फिर हमारा यही होगा। देखो भाई, एम्प्लॉय बेनिफिट कह सकता हूँ, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट की बात कर रहा हूँ, और शॉर्ट टर्म के अंदर भी किसकी बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म पेड एब्सेंस। व्हाट डू यू मीन बाय पेड एब्सेंस? दैट्स लीव इन कैश। लीव इन कैशमेंट समझते हो? छुट्टी लोगे, आई मीन अगर छुट्टी नहीं लोगे पैसे मिलेंगे। अच्छा, जरूरी है कि कैश ही मिले? क्या मैं, नहीं काइंड का मैं ये कह रहा हूं कि नेक्स्ट मैं पैसे वैसे नहीं दूंगा, यू कैन टेक मोर लीव्स नेक्स्ट ईयर। इस साल अगर 15 है, ध्यान से सुनना, चलो मैं स्टार्टिंग में बोलता हूँ। एक तो होता है बच्चे कैजुअल जो लीव्स होती हैं जब आपकी अपॉइंटमेंट होती है, तो एक तो लीव्स को क्या बोला जाता है, कैजुअल। इसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, नॉन एक्यूमुलेटिव। आपने जब भी नौकरी ज्वाइन करी तो आपको कैजुअल लीव मिल रही है 15, ये कोई रूल नहीं है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, आपको 15 लीव मिल। अगर हमने एक भी लीव नहीं ली, क्या वो नेक्स्ट ईयर कैरी होंगी? नहीं होंगी। इसलिए वो क्या है आपकी, नॉन है। इसीलिए क्या कोई भी बंदा कैजुअल लीव छोड़ता हो? क्योंकि क्या होता है, दिसंबर एंड होता है, सो दे टेक अ लॉन्ग लीव्स। एम्प्लॉयज क्या करते हैं, जैसे जनवरी फरवरी, ऑन एन एवरेज एक छुट्टी ले लेंगे, कुछ महीने एक दो नहीं लेंगे, तो आखिरी के, क्योंकि एम्प्लॉय को भी लगता है ना, भाई कभी एकदम से छुट्टी चाहिए हो, तो वो भी ऐसे नहीं करता इस महीने एक छुट्टी लूंगा ही लूंगा। इफ इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा भी हो जाता है कि 4 महीने तक आपने कोई भी लीव नहीं ली, सैटरडे संडे तो मिल ही रहा है ना। बट आप मुझे बताइए, क्या अक्टूबर नवंबर दिसंबर में एम्प्लॉयज के पास 10-10 छुट्टियां बची होती होंगी? और एम्प्लॉय क्या सोचता होगा कि कोई बात नहीं, छुट्टियां जा रही है तो जाए। ऐसा कभी कभी हो भी सकता है कंसिडरिंग द नेचर ऑफ वर्क, बट आपको कॉर्पोरेट्स में 20 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक आपको काम होता हुआ कम दिखेगा, जो ढंग के एमएनसीज हो। क्यों? क्योंकि दे प्लान कि क्रिसमस की लीव्स है, न्यू ईयर है, जो कैजुअल है 4-5 जोड़ के भाई अब 2 हफ्ता बाहर चलते हैं। समझ रहे हो? आप मुझे बताइए, और फिर वो क्या दिखाते होंगे, क्या वो बोलते होंगे हम घूमने जा रहे हैं? नहीं, वो क्या कहते हैं, सिक लीव है। कैजुअल लीव क्यों दिया है, घूमने के लिए थोड़ा ना दिया, सिक लीव की कभी कोई काम है कुछ है। तो एचआर पहले से ही दिसंबर स्टार्ट होते ही बोल देता है कि अपना ख्याल रखना, बीमार मत होना। और ज्यादातर जनरली देखा जा रहा है कि 20 तारीख के बाद सारे बीमार हो, पर 20 तारीख को बीमार तो हो रहे हैं, पर हर कोई पार्टी में भी दिख रहा है, जैसे कि इम्परफेक्टो में पार्टी होती है। एग्जाम्पल अपने आप बन जाता है मैडम, मैं ट्राई नहीं कर रहा, अपने आप आ जा रहा है पीछे। ठीक है, आप मुझे बताइए क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है भाई, 100%। और एचआर, आपको क्या लग रहा है, सबको पता है भाई छुट्टी चाहिए,
तो मुझे लग रहा है छुट्टियां गलत होता है। आपका काम ऐसा होना चाहिए कि आप काम भी करो और वो भी। सो दे टेल कि बस ऐसे मत लेना, अपने मैनेजर अपने बॉस से डिस्कस कर लो। हम भी चाहते हैं आप घूमने जाओ, आप मेहनती हो, साल खत्म हुआ, यू नीड अ मच नीडेड। पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि पूरी कंपनी ही खाली हो गई, क्लाइंट को जो सर्व करना है वो कोई है ही नहीं कोई। समझ रहे हो? तो बेसिकली नॉन, क्यों ये क्यों हो रहा था? क्योंकि उनको पता है अगले साल जनवरी में कैरी नहीं होनी, मुझे खत्म करनी है। इसके ऊपर कोई AS15 नहीं है, क्योंकि मैं आपको कौन से पैसे दे रहा है इसके। कैजुअल लीव आपने नहीं ली, आपको कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलने का, कुछ नहीं मिलेगा। अगला जनवरी स्टार्ट होगा, कैजुअल लीव पुरानी कैरी होंगी नहीं होंगी जीरो, फ्रेश कितनी ऐड हो जाएंगी? 15। इट हैज नथिंग टू डू विद AS15। मैं जब कोई बेनिफिट ही नहीं दे रहा आपको स्टूडियो का, तो मैं क्या करूं? लेकिन आप मुझे बताइए, एक और होता था, कौन सी लीव्स? अर्नड लीव्स। अर्न लीव होती है कि भाई तेरे को 15 मिली है, अगर तूने 15 नहीं ली तो अगले साल शुरुआत होगी 15 से और नई 15 और मिल जाएंगी, तो अर्नड वाली। समझ रहे हो? यानी कि जब आपको कैजुअल लीव मिलती है, मान लो ये ईयर 1 है, ईयर 1, और ये है ईयर 2, कैजुअल लीव 15 मिली, क्या ये कैरी फॉरवर्ड होंगी? नहीं होंगी। तो ईयर 2 में कैजुअल लीव आपकी, क्या मैं कह सकता हूं, 15 फ्रेश आ जाएंगी पर पुरानी वाली नहीं होगी। लेकिन जो अर्नड लीव्स है 15, अगर आपने कोई भी छुट्टी नहीं ली तो कैरी फॉरवर्ड कितनी हो जाएगी? 15। और न्यू कितनी आ गई? नो यू कैन टेक 30 days लीव। अभी अगर मैं आपको बोलूं जागृति में हमने 2 महीने की छुट्टी ली है, पर क्या सैलरी कट रही है? नहीं कट रही। क्यों? अर्न लीव्स पड़ी हुई है, वी आर कंज्यूमिंग दैट। चलता रहेगा। ऑल्दो दिस इज कंपनीज पॉलिसी, अच्छी कंपनी ऐसे होल्ड नहीं करती। सर अभी जैसे एक्चुअली को क्या आगे तक के आप इस प्रैक्टिकली हॉलीडे की तरह कैश भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। ये कैसे होता है बताओ। बिल्कुल, अगर आप रिजाइन करोगे तो वो जो छुट्टियां हैं वो जब फुल एंड फाइनल होगा तो आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है। अब एक आखिरी बात समझना है एक बार, तो मुझे बताइए AS15 अर्नड पे बात करेगा या कैजुअल पे? अर्नड। अब अर्नड की भी दो कैटेगरी। अगर तो मैं आपको सीधा बोलता, मैं आपको सैलरी दे दूंगा इसका, आपने 30 दिन छुट्टी बचाई है, अब आप नौकरी छोड़ रहे हो, तो 30 दिन की सैलरी ले ले भाई। एक दिन का 2,000 कमाते हैं, 60,000 हो गया। तो कैश, उसको क्या बोला जाता है? वेस्टिंग लीव, जिसमें कैश दे रहा हूं। सिंपल। आपकी लीव्स कितनी है जो बच गई है, ये आपकी सैलरी है, मैं आपको पैसा। आप मुझे बताइए, क्या उस पर ये लगा? बिल्कुल लगा। क्या ये कंपैरेटिवली इजियर होगा? यस, इजियर। क्योंकि एक बात तो तय है, अगर आप सभी का पहला साल है और आपने 15 छुट्टियां बचा ली हैं, तो चाहे आप कल रिजाइन कर लो, मेरे को पता है मेरे को पैसा देना ही देना है। हाँ, ये जरूर है कि आप में से कोई 4 साल बाद जाएगा, कोई 8 साल बाद जाएगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो भी छुट्टियां एक्यूमुलेट हो गई हैं उस पे कैश जाना तय है लगभग। अबे मानते हो? लेकिन अगर कंपनी बोले हम नहीं दे रहे पैसा वैसा, तुमने पूरा साल काम कर लिया, 12 लीव एक्यूमुलेट हो गई, अगले साल तू 15 छुट्टियां ले और 15 और ले ले, पर मैं पैसा नहीं दूंगा। तो आपको जो 15 छुट्टियां और देने को कह रहा हूं, आई एम नॉट गिविंग यू मनी। ऊपर वाला क्या था बच्चे, वेस्टिंग वाले में आई गिव यू मनी, आई एम नॉट गिविंग। कंपनी की पॉलिसी, छुट्टियां ले ले भाई, 6 महीने बता, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। पहले से बताओ, अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हो दैट वॉट एवर लीव्स एक्यूमुलेटेड विल गिव यू कैश, और यू आर एलिजिबल, जस्ट यू आर जस्ट एलिजिबल फॉर टेकिंग सच लीव्स। कैजुअल तो जीरो ही हो जाती है, अर्नड एक्यूमुलेट हो रही है भाई, छुट्टी ले ले भाई, पैसे मत मांगियो। अब आप मुझे बताइए, ज्यादा कंफ्यूजिंग कौन सा, कैश वाला या टेक एक्स्ट्रा लीव्स वाला? टेक एक्स्ट्रा। क्योंकि जब आपने एक्यूमुलेट कर ली, अब आप अगले महीने मैं आपको जब अलाउ करूंगा, तो क्या ये भी कोई बेनिफिट है या नहीं है? बेनिफिट तो है, बट आप में से कौन लेगा कौन नहीं लेगा नहीं, कौन रुकेगा कौन नहीं रुकेगा नहीं पता। तो मैं कितने रुपए का खर्चा रिकॉर्ड करूं?
हालांकि मेरी जेब से पैसा नहीं जा रहा, बट दैट्स अ बेनिफिट, तो मुझे रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। अगर कैश होता ना तो भी अभी कह सकते हो सर कौन जाएगा, हो सकता है कोई 6 साल बाद जाए, हो सकता है कोई 2 साल बाद जाए, पर मेरे भाई कुछ एस्टिमेट तो लगा दूंगा। तुमने 12 छुट्टियां कमा ली ना, तेरी सैलरी तूने 15 छुट्टियां कमा ली, कुछ तो खर्चा डाल पाऊंगा मैं। लेकिन नॉन वेस्टिंग वाले में थोड़ी सी दिक्कत आ है कि अगर आप नौकरी छोड़ गए, अब यूज करो या ना करो ये तो नहीं पता लग रहा। मुद्दे की बात ये है, इतना लंबा मैंने आपको बताया है, एक छोटी सी बात बोलूंगा। सीधा क्वेश्चन एक बार देखिएगा, ये वाला। अब जो मैंने आपकी जो सोच बनाई थी वो इतनी देर से इसलिए बना रहा था, अब एक क्वेश्चन बढ़िया हो। एन एंटरप्राइज हैज 100 एम्प्लॉय हु आर एंटाइटल्ड टू 5 वर्किंग डेज लीव फॉर ईच ईयर। कितने एम्प्लॉय हैं टोटल? 100। एक एम्प्लॉय कितनी छुट्टियां ले सकता है? 1 साल। तो कितनी अवेलेबल लीव्स मैं देने को तैयार हूं? 5। और ये कौन सा साल है अभी आपको पता लग जाएगा, 2004 है ये लिखा हुआ। मैंने 500 छुट्टियां बांट दी सब में। Unused leaves, unused, may be carried forward for 1 calendar year. The leave is taken first out of current year entitlement and then out of any balance brought forward from the previous year. लो जी लो, तुमने अगर 5 छुट्टियां नहीं ली तो क्या अगले साल वो 5 कैरी हो जाएंगी? उससे अगले साल होगी वो 5 नहीं। और दूसरी बात, अगर तुम अगले साल 4 छुट्टी लेते हो तो पहले करंट ईयर की खत्म हो रही है और फिर वो ब्रॉड फॉरवर्ड वाली खत्म होगी। हाँ लीफो लगेगा, लीफो। ब्रॉड फॉरवर्ड वाला पहले यूज ही करोगे, पहले ये खत्म करो, पहले करंट ईयर वाला खत्म। ठीक है, तो वो लिख भी रहा है ऑन लीफो बेसिस। अब वो कह रहे हैं ऑन 31 दिसंबर द एवरेज अनयूज्ड एंटाइटलमेंट, ध्यान से देखिएगा, साल खत्म हो गया और वो कह रहे हैं अनयूज्ड एंटाइटलमेंट इज 2 days पर एम्प्लॉय। भाई 100 एम्प्लॉय को 5 छुट्टी दी थी, अनयूज्ड कितनी रह गई? यानी कि 3 छुट्टियां एवरेज सबने ले ली, ठीक है, और जो अनयूज रह गई है वो कितनी रह गई है? 200। क्या ये 200 छुट्टियों का बेनिफिट मुझे आपको देना पड़ेगा? नहीं देना, बट आप वो बेनिफिट लोगे या नहीं लोगे नहीं पता, क्योंकि अगले साल आप ये 200 छुट्टियां ले सकते हो, लेकिन पहले कौन सी छुट्टियां कंज्यूम करवाऊंगा? करंट वाली। तो पता नहीं अब आप कितना करोगे, क्या करोगे, मतलब इसका खर्चा रिकॉर्ड करना है मुझे, बिकॉज दिस इज अ बेनिफिट गिवन बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय। अब देखने वाली बात ये है कि क्या है, वो तो एक्चुअलीज बताएगा, वो तो यही लिखा है। सर इसका वेस्टिंग वाला होगा, किसी दिन वो भी कैश कैश दे देता, नॉन वेस्टिंग एग्जैक्टली, ये नॉन वेस्टिंग। ठीक है, तो इससे पता लग रहा है नॉन वेस्टिंग है। The enterprise expect based on past experience, which is expected to consider 92 employee will take no more than 5 days of leave in 2005। 92 एम्प्लॉय 5 दिन से ज्यादा जाएंगे ही नहीं। तो क्या उन्होंने वो अनयूज्ड वाला यूज करा? करेंगे। मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं आपके 92 एम्प्लॉय 5 छुट्टी से ज्यादा नहीं लेगा, चिंता मत करिएगा। मैंने कहा और बाकी 8 एम्प्लॉय, रिमेनिंग 8 एम्प्लॉय विल टेक एन एवरेज ऑफ 6.5 days। मतलब वो जो बचे हुए 8 है वो 5 भी खत्म कर जाएंगे, और अपने हिस्से की वो जो 2-2 लीव थी वो कितनी यूज कर जाएंगे? 1.5। तो मेरी इस 200 में से टोटल यूज कितनी होंगी? 12 छुट्टियां। सिर्फ 8 एम्प्लॉय ही तो 1.5 छुट्टियां ले रहे हैं, तो टोटल लीव्स कितनी हो जाएंगी? यानी कि मैंने जो 200 लीव बांटी थी उसमें से मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि सिर्फ 12 ही अवेल हो पाएंगी। तो मैं खर्चा कितने का, 12 लीव्स का या 200 लीव्स का? ऑफ कोर्स ये सब 12 लीव का ही बनाऊंगा मैं खर्चा, तभी तो गया हूं मैं उसके पास। तो क्वेश्चन आगे क्या बोल रहे हैं, the enterprise will pay an additional unused accumulated
1.5 for it. Therefore, the enterprise should recognize a liability equal to 12 days of pay. एंटरप्राइज को ऑब्लिगेशन जो बनानी है, खर्चा डेबिट टू लाइबिलिटी, कितने दिन की बनाएगा वो? 12 दिन की बनाएगा। मैं मार्केट में गए ही उसके बाद इसलिए हूं कि मुझे समझा दे भाई कौन कितनी यूज करेगा, और हो सकता है एक्चुअल में 25 दिन यूज कर ले कोई, वो क्या पता भाई। मुझे बताइए कि आपको समझ आया बच्चों? क्लियर है ना? पेपर में इस तरीके से आ जाता है, तो वो सारी बातें आपको जब तक क्लियर नहीं होंगी आपको कहानी नहीं समझ आएगी क्या चल रहा है। मुझे बताइए, क्लियर है? अब आपने क्या करना है, आप इसको बना दीजिए बस। सर ये तो ये था कि वो अगले साल में ही रुकते हैं, अगर इसमें नॉर्मली बहुत सारे साल के बाद तो भाई तो वो फिर और कॉम्प्लिकेटेड पेपर के हिसाब से है ये। एम्प्लॉय बेनिफिट नॉट इजी। कंपनी में शीट आती है, इतने का खर्चा बना दो, नहीं समझ आता। सैलरी जो है उसकी एंट्री डल रही है, उसके अलावा जो खर्चा है प्रोविजनल बेसिस पे एक्चुअली की शीट आती है। हाँ हाँ एग्जैक्ट। वो उसके पीछे कई एनालिसिस होते हैं, तो वो भी कैसे पहुंच रहा है कुछ तो जस्टिफाई करेगा, ऑडिटर आएगा कुछ तो है, तो टेक्निकल होगा। आप सिर्फ जो करंट काम करता जा रहा है, पेमेंट देते जा रहे हो, उसका तो रिकॉर्ड कर लोगे ये पेंशन कितना एक्यूमुलेट है कहाँ से। हाँ जी बच्चे, कर लिया नोट? आज सीयर पार्क में नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, पता है? वो बच्चा बता रहा था, मैं गूगल पे देखा भी आया। आज बहुत ट्रैफिक लग जाएगा भाई। आज पॉसिबल है। हाँ जी, लिख लिया बच्चों ने? तो बस सेट है बेटे कहानी। सही वाले एग्जांपल वो तो बुक से रीड कर लेगा तू, नहीं वो नहीं लिखना। इलस्ट्रेशन में 3 देखना, कुछ भी नहीं है, बस एक इलस्ट्रेशन है और बस खत्म है बस। खर्चा कितने का है? 2 करोड़ का। पेमेंट कितने की करी है? तो ये तो कोई नॉर्मली बता देगा 10 लाख की लायबिलिटी, कुछ भी नहीं है इसमें। अब इसी को साइंटिफिक तरीके से लिख दिया, ऊपर बॉक्स पढ़ना है, एनी डिफरेंस बिटवीन।
एक्सपेंस और पेमेंट के डिफरेंस को मैं लायबिलिटी है, और अगर ज्यादा कर दूंगा तो एसेट ही तो बोल दूंगा। समझ रहे हो? तो वही तो बात लिख रहे हैं, कोई ऐसा वो नहीं है, बस वो आ जाता है। एक बार ये पढ़ना बच्चे, नो डिस्टिंक्शन, समझ आ जाएगा अब तुम्हें, मतलब मैंने मार्क भी करा हुआ है तो। समझ आया? नॉन वेस्टिंग वाले में वो लगेगा ना कि वो छोड़ के ही चला गया तो फिर तो बस हुआ, तो थ्योरेटिकल बात है बस। बताइए, क्लियर है? ओके। तो अब आपने क्या करना है बेटे, कुछ नहीं करना। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर बस एक दो पॉइंट और है इसके अंदर, 1 घंटे की क्लास रहेगी इसकी भी, और फिर आपका AS15 डन है। बताइए, ऑल क्लियर टिल हेयर? ओके, थैंक यू वेरी मच।